हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर्ड मैकेनिकल। इस वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक्स के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि डी ट्रिपल एस बी के प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं और अपकमिंग और भी गवर्नमेंट एग्जाम जो होते हैं स्टेट के हों या सेंटर के, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हीट इज सप्लाइड टू ए सिलेंडर। ठीक है, एक सिलेंडर है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं। उसके अंदर क्या है, परफेक्ट गैस है एंड फिटेड विद ए फ्रिक्शनलेस पिस्टन। यानी जो आपका पिस्टन आपने यूज किया है वो क्या है, फ्रिक्शनलेस है। इस डायग्राम की मदद से समझते हैं और साथ के साथ क्वेश्चन भी करते हैं। देखिए, ये आपका सिलेंडर है। ठीक है, जो ब्लू कलर में बाउंड्री बनाई है ये सिलेंडर है। इसमें एक पिस्टन लगा दिया है इधर, ये वाला जिसकी बात कर रहा हूँ मैं इससे दिखा देता हूँ। ये हमारा पिस्टन है और इसके ऊपर ये डब्ल्यू वेट हमने पुट कर दिया है। ठीक है, अब ये पिस्टन क्या है, फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, तो हम क्या दे रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं सिलेंडर को। परफेक्ट गैस है उसके अंदर। व्हाट विल बी द प्रोसेस कॉल्ड, कांस्टेंट वेट है। अब ये वेट जो है इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है, जितना है उतना का उतना ही है। अब देखिए, जो इस पिस्टन के नीचे वाला जो हमारा पार्ट रह गया, दैट इज आवर सिस्टम। और डॉटेड लाइन हमारी इसको रिप्रेजेंट कर रही है, बाउंड्री को। सिस्टम और सराउंडिंग को हमारी बाउंड्री ही डिफरेंशिएट करती है। नीचे से हमने ये हीट सप्लाई कर दी है इसके। ठीक है, जब नीचे से हम हीट सप्लाई करेंगे और वेट उसके ऊपर रखा हुआ है, तो होगा क्या, ये जो पिस्टन है बिना फ्रिक्शन के तो चलता ही है, तो फ्रिक्शन का इफेक्ट तो हमने नेग्लेक्ट ही कर दिया। तो धीरे धीरे ये आपका क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करेगा। तो ऐसे प्रोसेस के अंदर जब आपकी हीट आप सप्लाई कर रहे हैं और वेट ऊपर आपने कांस्टेंट पुट कर दिया है, ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे कौन सा, आइसोबारिक सिस्टम। यानी कांस्टेंट प्रेशर रहेगा, प्रेशर तो चेंज होगा ही नहीं ना, क्योंकि वेट के अकॉर्डिंग ही है वो। देखिए, अगला ही है हीट एंड वर्क आर। ठीक है, हीट एंड वर्क आर आपके दो तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आंसर तो इसका होगा हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन। तो डिफरेंशियल भी पूछ सकता है, इनएग्जैक्ट या एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो दोनों ही तरीके से आपको इसका आंसर देना आना चाहिए। हीट एंड वर्क आपके क्या है, पाथ फंक्शन है या फिर पॉइंट फंक्शन। देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर ने। देखिए, ऑटो साइकिल से रिलेटेड है, वैसे ही आईसी इंजन का पार्ट है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में उसने पूछ लिया। तो देखिए करते कैसे हैं इसको। लोएस्ट एंड हाईएस्ट टेम्परेचर इन ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल का देखिए टीएस डायग्राम ये है, जो मैंने साइड में बना रखा है ऑलरेडी। टीएस डायग्राम यानी टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम, 1 2 3 4 ये हमारे प्रोसेस रहेंगे। ठीक है, और डायरेक्शन इनकी क्लॉकवाइज ही रहेगी। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रखा होता है साइकिल, तो मैंने ये सिंबल बना दिए। अब देखिए इसके अंदर क्या पूछता है, 1 और 3 जो है आपके मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर हैं। T3 जो है 3 पॉइंट पे, ये जो इधर दिखाई दे रहा है आपको, ये आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है। T1 आपका मिनिमम टेम्परेचर है। 2 और 4 आपके चेंज हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन के अंदर ये क्या पूछता है, मैक्सिमम वर्क डन इन द साइकिल की कंडीशन पूछता है आपसे कि जब मैक्सिमम वर्क डन साइकिल हो जाएगा तो आपका रिलेशन क्या रहेगा टेम्परेचर्स के बीच में। ठीक है ना, तो उसको हम समझते हैं थोड़ा सा। तो एक वर्क नेटवर्क जो है, यानी इस साइकिल के अंदर जो आपको वर्क मिलेगा, उसका फॉर्मूला लिखते हैं, डब्ल्यू नेट। ठीक है, इज इक्वल टू सीपी बाहर आ जाएगा आपका। ठीक, और ब्रैकेट के अंदर आपका क्या क्या प्लस रहेगा माइनस रहेगा, ये मैं डेरिवेशन जो है थोड़ा शॉर्ट करके लिख रहा हूँ ताकि आप आंसर जो है डराइव कर सकें कम से कम समय में। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, T3 माइनस T4, और इधर क्या आएगा, माइनस T2 और प्लस का T1। इस तरीके से रहता है ये। ठीक है, जब आप डेराइव करते हैं इसके एफिशिएंसी का फॉर्मूला, तो वहाँ नेटवर्क जो आप देखते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो नेटवर्क का तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। साथ के साथ हमारे पास एक और रिलेशन भी रहता है, उसको मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ। वो क्या रहता है, T2 अपॉन T1। ठीक है, इज इक्वल टू T3/T4। और ये दोनों किसके बराबर रहते हैं हमारे, ये दोनों रहते हैं, वैसे लिखने की जरूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी लिख देता हूँ, P2/P1 रेज टू द पावर गामा माइनस 1/गामा। ठीक है, जब ऐसा हम पुट करेंगे तो हम करना क्या चाह रहे हैं, बेसिकली T4 की जगह वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं T1 T2 की फॉर्म में। ठीक है, जब ये रिलेशन हम यूज करेंगे फर्स्ट वाला, ये, तो इस रिलेशन से हमारी T4 की क्या वैल्यू आएगी वो हम निकालना चाह रहे हैं। T4 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, T4 की वैल्यू आ जाएगी हमारी T1 T3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, T1 T3/T2। और इसी वैल्यू को आप कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। तो देखिए, Cp हो जाएगा आपका बाहर, और T3 माइनस T1 T3/T2 और माइनस T2 प्लस T1।
ये इक्वेशन अब कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। ये आपका नेटवर्क का फॉर्मूला है इस साइकिल के अंदर। कौन सा साइकिल है? ऑटो साइकिल। अब इसके अंदर जब आपकी मैक्सिमम वर्किंग कंडीशन रहेगी तो ऐसे केस में क्या रहेगा, तो इस नेटवर्क को आप क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? T2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और उसको 0 के बराबर पुट करेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो जो रिलेशन निकल के आएगा उसमें से ही हमारा एक आंसर होने वाला है। जब आप इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करके 0 पुट करेंगे तो CP को तो पहले बाहर ही रखिए, ठीक है। जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू T2 करने वाले हैं तो T3 तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। और रिमेनिंग जो रहेंगे वो क्या-क्या रहेंगे, T1 भी 0 हो जाएगा जो एंड में है, T1 का भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या-क्या, इस बीच वाले T1 T3 बाय T2 का जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा क्या ये T2 ऊपर आ जाएगा और उसका माइनस हमारा आगे-आगे प्लस कर देगा। तो डिफरेंशिएट तो बहुत सिंपल है, तो वो क्या हो जाएगा, T1 T3 बाय T2 का स्क्वायर हो जाएगा जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। T2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे माइनस T2 है तो इसका तो 1 हो जाएगा और T1 का 0 हो जाएगा। जब आप इस रिलेशन को 0 के बराबर पुट करेंगे, इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो देखिए CP तो हमारा 0 हो ही गया, ठीक है। 1 उधर चला जाएगा तो T2 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 T3। तो आपका रिलेशन जो निकल के आएगा वो मैं ऊपर लिख देता हूँ, वो आएगा T2 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 इंटू T3। यही आ जाएगा बस, और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और T2 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 T2, T1 और T3 है मल्टीप्लीकेशन में, तो T2 हो जाएगा हमारा T1 T3 अंडर द रूट। ऑप्शन पहचान लीजिए कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन है हमारा ये वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है हमारा आइडियल कंडीशन के अंदर, जब ये पूछता है कि भाई हमारा मैक्सिमम वर्क डन रहेगा, तो ये T2 और T4 है ना, ये ऑलमोस्ट हमारे इक्वल आ जाते हैं। ये जो T2 दिखाई दे रहा है आपको, T2 और T4 ये इक्वल हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में T2 और T4 दोनों का ही फॉर्मूला क्या रहेगा, T1 T3 का अंडर द रूट, ठीक है। अभी इतना सारा तो मैंने आपको समझाने के लिए किया। अब जब आप एग्जाम में इसको रिलेशन को यूज करेंगे ऑटो साइकिल के लिए, तो डायरेक्ट आपको याद रखना है, ठीक है, कि मैक्सिमम वर्क डन की कंडीशन क्या रहती है हमारे ऑटो साइकिल के अंदर, राइट। तो अब देखिए, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी पूछता है एग्जामिनर, ठीक, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और डुअल साइकिल की, ठीक है। और आपको करेक्ट स्टेटमेंट क्या करनी है, उठानी है, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट उठानी है तो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी डीजल साइकिल की या डुअल साइकिल की जो एफिशिएंसी है, अगर आपका कंप्रेशन रेशो से सेम हो जाए और हीट इनपुट भी सेम हो जाए, तो आपकी कौन सी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा रहेगी, कौन सी उसके बाद रहेगी सेकंड नंबर पे, और कौन सी थर्ड नंबर पे रहेगी, इन सब के बीच में रिलेशन है। देखिए बेटा ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि आपको सारे ऑप्शन एक जैसे ही लगे एग्जाम में। तो फर्स्ट रिलेशन आपका जो है वो राइट आंसर है। ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी आपकी सबसे ज़्यादा रहती है अगर आप कंप्रेशन रेशो और हीट इनपुट इक्वल रखेंगे तो। उसके बाद डुअल एंड देन डीजल साइकिल, ठीक है। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी की बात हो रही है ये, और कोई एफिशिएंसी नहीं। देखिए अगला सवाल देखते हैं, फिफ्थ। द स्टेट वेयर ऑल द फेसेस ऑफ वाटर कैन साइमल्टेनियसली कोएग्जिस्ट। भी ऐसी स्टेट है जहाँ पे हमारे वाटर के जो फेसेस हैं, वाटर के कितने फेसेस हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर, ठीक है ना। तीन ही फेस हैं। ये तीनों फेस जब आपके को एग्जिस्ट करते हैं कुछ इस तरीके से रहता है। मैं थोड़ा सा आपको बना के दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से रहेंगे, और जस्ट थोड़ा रोटेट दिखाते हैं। यहाँ पे एक आपको मिलेगा, इस पॉइंट को क्या कर बोलेंगे, इसको पॉइंट को बोलेंगे ट्रिपल पॉइंट, जहाँ हमारे क्या रहे, सॉलिड, लिक्विड और हमारे गैसियस फेस हमें एक ही बार में एग्जिस्ट करते हुए पाए जाते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि ट्रिपल पॉइंट कोई पॉइंट होता है या लाइन होती है, देखिए बेटा इस तरीके से लाइन होती है इधर की तरफ, ठीक है ना। लाइन की फॉर्म में पूछे तो फिर आपने लाइन आंसर करना है। वैसे ही इन जनरल इसको ट्रिपल पॉइंट बोला जाता है जब इस फॉर्म में आपसे पूछे। तो ट्रिपल पॉइंट लाइन आपका राइट आंसर है। अगर आपके ऑप्शन में ट्रिपल पॉइंट हो और ट्रिपल पॉइंट लाइन भी हो तो आप ट्रिपल पॉइंट लाइन पॉइंट ऑप्शन पे टिक करके आएंगे, ना कि सिर्फ ट्रिपल पॉइंट पे, ठीक है। कभी कभी ट्रिपल पॉइंट दे देता है और ट्रिपल पॉइंट लाइन नहीं है ऑप्शन में, तो मोस्ट सुटेबल फिर ट्रिपल पॉइंट ही हो जाएगा आपका, जहाँ सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फेस हमारे को एग्जिस्ट करते हैं तीनों ही। अब देखिए ये तो बहुत आसान सवाल है। व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है या विशेषता है वो क्या है, भाई इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस होता है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है ना। इसी प्रोसेस को हम कभी कहीं ना कहीं रिवर्सिबल कंसिडर कर लेते हैं कि मान लिया कि भाई हमारा ये सिलेंडर है
हमने क्या किया, इसके पिस्टन के ऊपर, अगर यहाँ पिस्टन है तो इसके ऊपर हमने छोटे छोटे वेट पुट कर दिए, ठीक है ना। बिल्कुल धीरे धीरे हमने इसके ऊपर थोड़े थोड़े वेट पुट कर दिए, और ये देखिए इस तरीके से वेट पुट कर दिए। जब धीरे धीरे हम वेट पुट करेंगे और फिर उनको उठाएंगे बारी बारी से एक एक करके, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है ना। इन वेट को हम पिस्टन के ऊपर रखे हुए हैं, ये हमारा पिस्टन है नीचे वाला, इस पिस्टन के ऊपर हमने वेट रखे, पहले तो इसको कंप्रेस करेगा, फिर नीचे जाने के बाद धीरे धीरे जैसे ही आप वेट को एक एक को लिफ्ट करते जाएंगे, तो ऐसे प्रोसेस के अंदर फिर हमारा ये पिस्टन वापस अपनी प्रीवियस कंडीशन में जाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ऐसे प्रोसेस को ही क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोला जाता है, जिसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इनफाइनाइट स्लो प्रोसेस है, बहुत धीरे है, तो इसको कंसिडर कर सकते हैं हम रिवर्सिबल, एक्चुअली में तो नहीं होता है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन की फीचर कौन कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको फीचर पता होनी चाहिए कि कार्नोट इंजन की फीचर है कौन कौन सी। अगर आपको फिर भी नहीं पता लगती हैं, तो देखिए जो आपके सभी ऑप्शन हैं ये ऑलरेडी स्टेटमेंट की फॉर्म में ही है। इट हैज द मैक्सिमम एफिशिएंसी अमंग ऑल द इंजन, जितने भी आप इंजन यूज करते हैं उनको जब डिजाइन करने बैठेंगे आप, तो कार्नोट इंजन से ही कंपेयर करते हैं, क्योंकि आइडियल कंडीशन जो है वो कार्नोट इंजन की ही है प्रोसेस की, ठीक है। वो हम अचीव करना चाहते हैं, उनको अचीव नहीं कर पाते, लेकिन हमारी आइडियल कंडीशन वही है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी सभी इंजन में से किसकी होती है, कार्नोट इंजन की है। और उसके बाद द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर लिमिट्स के ऊपर ही आपका कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी डिपेंड करती है सबसे ज्यादा, ठीक है। और उसके बाद देखिए फोर्थ ऑप्शन पढ़ते हैं, क्योंकि थर्ड तो हमारा है ही, थर्ड जैसा कुछ नहीं होता। इट वर्क्स विद ओनली वन हीट रिजर्वायर, एक हीट रिजर्वायर से यूज करेंगे तो आपकी कैल्विन प्लैंक और क्लोसियस स्टेटमेंट दोनों ही हमारी वायलेट हो जाएंगी, तो फिर तो कार्नोट इंजन आपका डिजाइन ही नहीं होगा। तो फॉर ऑल कार्नोट इंजन वर्किंग अंडर सेम टेम्परेचर रेंज हैज सेम एफिशिएंसी, टेम्परेचर लिमिट का फंक्शन है, तो जितने भी इंजन हमारे सेम टेम्परेचर रेंज में काम करेंगे उन सबकी एफिशिएंसी सेम होगी। ये भी आपकी कार्नोट इंजन की फीचर है। लेकिन एक ही हीट इंजन, एक ही रिजर्वायर से अगर कोई इंजन काम करेगा, ऐसा नहीं हो सकता, फिर तो वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जो दोनों स्टेटमेंट है वो दोनों वायलेट हो जाएंगी हमारी, ठीक। तो थर्ड ऑप्शन हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट एंट्रोपी, एंट्रोपी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है हमारी, फॉल्स है। ध्यान दीजिएगा, फॉल्स पूछता है एग्जाम में। देखिए, एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम इज द डिग्री ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ इट्स रैंडम, ये तो आपकी एंट्रोपी की डेफिनेशन ही है, ये फॉल्स कैसे हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद देखिए सेकंड है, एंट्रोपी ऑफ सॉलिड स्टेट इज द लीस्ट। भाई सॉलिड जो है हमारा, इस तरीके से सॉलिड रहेगा अगर कोई ऑब्जेक्ट, इसके जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहेगी, ये पार्टिकल रहेंगे अंदर के, तो वो तो सबसे कम डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि लिक्विड और गैसियस फेस के अंदर तो रैंडमनेस सबसे ज्यादा आती है। इसको तो हीट करेंगे तभी थोड़ा बहुत रैंडमनेस आने के आसार हैं, और वही फिर एंट्रोपी चेंज कुछ आएगा। तो सॉलिड के अंदर तो सबसे लीस्ट होता है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है, लेकिन हमें इनकरेक्ट बतानी है। अब देखिए, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज डिक्रीजिंग, ये स्टेटमेंट सरासर आपकी क्या है, फॉल्स है। तो ये ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, यही फॉल्स है। यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो कम कैसे हो सकती है, ठीक है ना, वो तो इंक्रीज ही होएगी आपकी, राइट। वो डिक्रीज कैसे हो सकती है। एंट्रोपी ऑफ द सब्सटेंस विद हाई डिग्री ऑफ रेंडमनेस इज हायर, बट जिस सब्सटेंस के अंदर आपका रेंडमनेस ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है उसके अंदर फिर एंट्रोपी जो है वो भी हायर होगी। लेकिन यूनिवर्स की एंट्रोपी की जो है वैल्यू हमारी ना ही तो नेगेटिव हो सकती है, ना ही हमारी जीरो हो सकती है, वो तो हमेशा ही आपकी बढ़ेगी। पूरे ब्रह्मांड में जो रैंडमनेस है वो तो इंक्रीज ही हो रही है, तो ये तो एंट्रोपी के बारे में हमने पढ़ा ही है बहुत ज्यादा। अब देखिए, कार्नोट इंजन के अंदर आपका अगर क्या हो जाए, एफिशिएंसी पूछता है सबसे पहले। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन जो है आपके हीट इंजन में भी पढ़ी होगी आपने, 1 - T/T हायर, ये एफिशिएंसी आपने पढ़ी थी, ठीक है। अगर सप्लाइड और रिजेक्टेड की बात में टर्म में बात करूं, तो हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड, यानी वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, ये फॉर्मूला था। अब वर्क डन क्या हो जाएगा, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड, ठीक है। कोई क्यू एच और क्यू एल भी लिखता है तो वो भी ठीक है। हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड तो हो जाएगा हमारा हीट की टर्म में, और नीचे आ जाएगा आपका हीट सप्लाइड, यानी वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। अब इसने क्या बोला, कार्नोट इंजन के अंदर क्या हो रहा है, रिजेक्ट कर रहा है हीट को, कितनी, 1/4 हीट को आप क्या कर रहे हैं, रिजर्वायर से रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एफिशिएंसी कार्नोट इंजन की कितनी हो जाएगी, देखिए भाई, आपकी जो हीट सप्लाइड है वो तो कुछ ना कुछ कंडीशन है ही, लेकिन जो रिजेक्ट हुई वो भी कितना है,
सप्लाइड का 1/4, ठीक है ना। 1/4 हुआ तो मतलब कितना हो जाएगा, 1/4 तो आपने रिजेक्ट कर दी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0.25 टाइम्स ऑफ हीट सप्लाइड। इतनी गुना आपने क्या कर दी, उसको रिजेक्ट कर दिया, और उसके बाद आपकी QS तो है ही, ठीक है। तो अब इसमें से QS कॉमन लेके जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 0.75, ठीक है ना। तो 0.75 आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट। तो इसी तरीके से ये 50% भी बोल देता है, कभी कभी 50%, 60%, जितना भी बोले उतने प्रतिशत आपने यहाँ लिख देना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन। इन ए साइक्लिक प्रोसेस द हीट ट्रांसफर आर 15 kg, -23 kg और -3 kg एंड 40 किलो जूल। व्हाट इज द नेट वर्क इन किलो जूल फॉर द साइक्लिक प्रोसेस। देखिए, आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पता होना चाहिए। नेट हीट है जो आपकी, ठीक है ना, वही नेट वर्क के बराबर है, ठीक है। ऐसा बोलता है साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ नेट हीट एंड नेट वर्क इज इक्वल। यही है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अगर मैथमेटिकल कंडीशन में लिख के दिखाऊं तो आपसे पूछता क्या है, नेटवर्क पूछता है। तो हीट तो आपको दे ही रखी है, देखिए 15, -23 और -3 और प्लस का 40, ठीक है ना। किलो जूल में है, यही नेटवर्क के बराबर हो जाएगा साइक्लिक प्रोसेस का। ये पूछता है आपसे। तो देखिए 40 और 15 कितना हो जाएगा, 55, और 55 में से 23 और 3 26 अगर आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 29। यही हो जाएगा साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वर्क डन। इंटीग्रल कहने में थोड़ा सा हम गड़बड़ कर गए, बाकी देखिए। इफ ए कार्नोट इंजन रिजेक्ट्स हाफ ऑफ द हीट एब्जॉर्ब। देखिए, जब आपने आधी हीट क्या कर दी है, जो एब्जॉर्ब की थी, वो आपने क्या कर दी है, रिजेक्ट कर दी है। एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन, भाई आपकी पास QS था, आधी आपने रिजेक्ट कर दी, तो ये कितनी हो जाएगी, आधी बचेगी हीट सप्लाइड की, ठीक है ना। तो आधी बचेगी, तो यही हो जाएगा आपका। मैंने बताया ही था आपका, इसी तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता है ये। तो आपका QS तो कट ही जाएगा, 0.5 यानी 50% आपकी एफिशिएंसी हो जाएगी। तो आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ये भी आईसी इंजन का सवाल है, लेकिन थर्मोडायनामिक्स में भी पूछ लिया है। तो विच डिनोटेड द पाथ which denoted path is followed by diesel cycle in the PV diagram। देखिए 1 2 6 7 और अगेन आपका 1। तो ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल कौन कौन से हैं, पहले ये देख लीजिए। आपका जो 1 2, उसके बाद 4 और उसके बाद 7 और उसके बाद 1, ये तो कौन सा हो गया आपका ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल हो गया। उसके बाद देखिए, क्योंकि क्या है, ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल है, इसको ऑटो को हम क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी बोल देते हैं। तो मल्टीपल नाम भी आप याद रखें, वो भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए, डीजल साइकिल कौन सा है इसमें से, तो बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। 1 2 6 7 एंड अगेन 1, ये कौन सा हो जाएगा आपका डीजल साइकिल। और इसका दूसरा नाम कौन सा हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि हीट का जो एडिशन रहता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं हम, ठीक। तो ये हो गया आपका। और लास्ट बचा कौन सा आपका, डुअल साइकिल। तो उसकी जो साइकिल है उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, 1 2 3 5 6 7 और 1, सबसे बड़ा यही रहेगा। तो इसको बोलते हैं हम ड्यूअल साइकिल। इसके अंदर हीट जो एडिशन है वो हमारा दो तरीके से होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम का भी कॉम्बिनेशन रहेगा और कांस्टेंट प्रेशर का भी रहेगा। तो ये है, जो भी आपसे पूछे वही आंसर दे दीजिएगा। एग्जामिनर बार बार अलग अलग तरीके से इसको पूछता है, इसी ग्राफ के अंदर पूछ लेगा कि पीवी डायग्राम कौन कौन से का, ऑटो का कौन सा है, डीजल का कौन सा है, ड्यूल का कौन सा है। तो आपसे पूछा किसका है, डीजल का पूछा है इसने, आई थिंक सो डीजल का ही पूछा है। तो 1 2 6 7 1, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये रहे। देखिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द रिलेशन रिप्रेजेंट्स एन इरिवर्सिबल एंड पॉसिबल प्रोसेस। अब इरिवर्सिबल भी होना चाहिए और पॉसिबल भी होना चाहिए, तो ये तीन कंडीशन है वो मैं लिख देता हूँ। आप इन्हीं कंडीशन को याद रखिए, इन्हीं को अलग अलग तरीके से घुमा के एग्जामिनर सवाल आपसे पूछता है। इरिवर्सिबल
और आपका पॉसिबल। जब ऐसा प्रोसेस मिलेगा आपको, ऐसा आप सिस्टम डिज़ाइन कर लेंगे, ऐसा एक इंजन बनाएँगे, तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगा? तो साइक्लिक इंटीग्रल है ना जो, किसका? dq/t का, उसकी वैल्यू कितनी रहती है? साइक्लिक इंटीग्रल का सिंबल ये रहता है, ठीक है? इसकी वैल्यू जो है वो लेस देन 0 मिलेगा आपको, ठीक है? और दूसरी कंडीशन क्या है? एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स। ध्यान दीजिएगा, सिस्टम की बात नहीं कर रहा मैं, यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ। अगर वो आपका 0 से आपको अधिक मिलता है। और तीसरी कंडीशन क्या है? एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इज ग्रेटर देन एक्चुअल। जो आपने बनाई है उससे कार्नोट की एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये तो है आपकी इरिवर्सिबल की कंडीशन। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो एक्चुअल में क्या होता है? कार्नोट की एफिशिएंसी ही आइडियल है ना, हमने पिछले प्रश्नों में भी पढ़ा। उससे ज़्यादा तो किसी की एफिशिएंसी हो नहीं सकती, वो तो आइडियल है। उसके बाद देखते हैं रिवर्सिबल की क्या कंडीशन है। रिवर्सिबल की कंडीशन भाई ये है, और उसको साथ के साथ आप बोलेंगे आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन भी बोल सकते हैं आप उसको। ऐसे केस के अंदर क्या रहता है, जो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq/t है ना, वो क्या है? 0 के बराबर। और आपका क्या है? ds ऑफ यूनिवर्स, जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, उसका यूनिवर्स का जो एंट्रोपी चेंज है वो किसके बराबर हो गया है? हमारा 0 के बराबर। यानी ऐसा हो गया है कि जो आपने सिस्टम डिज़ाइन किया है, वो ऐसा डिज़ाइन कर दिया है कि उसकी एफिशिएंसी कार्नोट से मैच कर गई है, जैसा कभी होगा नहीं। जिस तरीके से रिवर्सिबल प्रोसेस हमें कभी अचीव नहीं होता है, ऐसे ही जो कार्नोट की एफिशिएंसी है, जो कि आइडियल कंडीशन में बोली जाती है, उसको हम अचीव नहीं कर पाते। इसीलिए ये कंडीशन तो ये। तो ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी है, किसके लिए? रिवर्सिबल के लिए। तो तीनों में से कोई भी पूछ सकता है। लास्ट कौन-सा हो जाएगा आपका? इम्पॉसिबल, ठीक है? इम्पॉसिबल मतलब ऐसा तो आप इंजन बना ही नहीं सकते जिसकी आप बात कर रहे हैं। ऐसे केस के अंदर क्या होगा? तो वो कंडीशन वायलेट हो जाएँगी। तो वायलेट कौन-कौन सी होंगी? एक तो ये रहेगा तो कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq बाय जो t है, उसकी वैल्यू क्या हो गई है? 0 से ज़्यादा हो गई है। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी क्या हो जाएगी? ds ऑफ यूनिवर्स, जो यूनिवर्स है उसका ds जो है एंट्रोपी चेंज, वो क्या हो गया? 0 से कम। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यूनिवर्स की एंट्रोपी जो है वो नेगेटिव कैसे हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं, इसलिए तो उसको इम्पॉसिबल साइकिल बोला गया। और उसके बाद जो कार्नोट की एफिशिएंसी है, जो कि आइडियल कंडीशन की बात कर रहा था मैं, वो क्या हो गई है? कम हो गई है। भाई आपने ऐसा सिस्टम बना दिया कि आपने कार्नोट से भी क्या कर लिया? ओवरकम कर लिया। कार्नोट से भी आप आगे बढ़ गए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कार्नोट तो वैसे ही आइडियल कंडीशन है, तो उससे आगे आप कैसे जा सकते हैं? तो इन सभी कंडीशंस को आप याद रखिएगा। इन्हीं के बारे में अलग-अलग आपसे सवाल पूछे जाएँगे। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये देखिए, मैंने थोड़ा-सा फ़ॉर्मूले पहले लिख दिए हैं ताकि समय बचे। व्हाइल वर्किंग एज़ एन हीट इंजन, ठीक है ना? एफिशिएंसी कितनी है? 40% है। भाई देखिए, हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है उसका फ़ॉर्मूला जो है कार्नोट वाला ही है, 1 माइनस टी लोअर बाय टी हाई, ठीक है? कोई T1 T2 की फॉर्म में भी लिखता है। तो हुआ क्या? हीट इंजन की एफिशिएंसी हमने क्या लिखी? 1 माइनस टी लोअर बाय टी हायर इज इक्वल टू 0.4 लिख लिया, जो गिवन था। इफ द साइकिल इज रिवर्स, इसी साइकिल को हमने रिवर्स कर दिया और उसको हीट पंप बना दिया। तब आपसे पूछता है, भाई हीट पंप है तो उसको तो सीओपी रहेगा, उसकी एफिशिएंसी नहीं रहेगी, उसका सीओपी रहेगा, ठीक है? तो उसकी सीओपी की वैल्यू पूछता है आपसे क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। देखिए, जो आपको सीओपी ऑफ हीट पंप है उसका हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है। सीओपी ऑफ हीट पंप का फॉर्मूला रहता है आपका डिजायर्ड इफेक्ट, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। मैं इसको थोड़ा सा दोबारा लिख देता हूँ। डिजायर्ड इफेक्ट बाय वर्क इनपुट, जो आपने वर्क इनपुट अपने सिस्टम को दी है और जो डिजायर्ड इफेक्ट आपको चाहिए। देखिए भाई, हीट पंप है तो डिजायर्ड इफेक्ट होगा आपका हायर टेम्परेचर को अचीव करना। अगर यही रेफ्रिजरेटर होता तो ऊपर जो वैल्यू आती डिजायर्ड इफेक्ट वो कूलिंग आती, यानी टी लोअर आता, कम टेम्परेचर। टी हायर और वर्क इनपुट क्या है? सप्लाइड माइनस रिजेक्टेड। ये मैंने टेम्परेचर की टर्म में लिखा, हीट की टर्म में नहीं लिखा, ठीक है? तो टी एच बाई टी एच माइनस टी एल, तो दोनों को हम साथ साथ लेके चलते हैं। पहले इसको सोल्व करते हैं। ये देखिए, 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर इज इक्वल टू 0.4 आ गया। तो यानी इसका हम दूसरा थोड़ा सा आगे मॉडिफाई करें तो टी एल बाई टी एच की वैल्यू कितनी आई आपकी? ये वैल्यू आ गई है आपकी 0.6 आ गई है। अब इस वैल्यू का हम यूज करेंगे दूसरी इक्वेशन के अंदर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई है, ठीक है? तो अब इधर देखिए, इसको हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम अलग तरीके से लिखेंगे। कैसे?
टी हायर से आप क्या कीजिए, ऊपर और नीचे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऊपर क्या बचेगा, 1 बचेगा, और इधर क्या बचेगा, 1 माइनस टी एल बाय टी एच बचेगा, यही बचेगा। उसके बाद 1 बाय 1 माइनस, अब देखिए टी एल बाय टी एच की वैल्यू कितनी है, 0.6 है, तो वो वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए 0.6, ये कितना आ जाएगा, 1 बाय 1 माइनस 0.6 कितना रहेगा, 0.4 रहेगा। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये थोड़ा सा और मैं लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, 10/4, 10/4 कितना होता है आपका भाई, यानी 2.5। सीओपी की वैल्यू हमेशा वैसे ही 1 से ज़्यादा रहती है, तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं है। वैसे तो ऑप्शन में सभी आंसर आपके 1 से ऊपर दे रखे हैं, तो वहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, ये तो बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, व्हाट वैल्यू ऑफ द ड्राइनेस फ्रैक्शन इन परसेंटेज रिप्रेजेंट्स द ड्राई सैचुरेटेड स्टेट ऑफ वेपर। ड्राई सैचुरेटेड स्टेट वेपर की पूछी है, तो टीएस डायग्राम आपको ये पता होना चाहिए, प्योर सब्सटेंसेस यूनिट है जो आपकी थर्मोडायनेमिक्स, उसी का ये टीएस ग्राफ है। देखिए, ये जो मैंने बनाया है इस साइड, मैं हैंड से दिखा देता हूँ, ये है आपका सैचुरेटेड लिक्विड रीजन, और इधर क्या है, सैचुरेटेड वेपर रीजन। बीच वाला रीजन जो है आपका वो क्या है, वेट रीजन। टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच में ये आपका ग्राफ बनता है। ठीक है, अब देखिए, जो आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन है उसका फॉर्मूला क्या रहता है, मास ऑफ वेपर बाय मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। भाई देखिए, ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू पूछता है, एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी, कब कब जब ड्राई सैचुरेटेड वेपर हो जाएगा। फिर ड्राई सैचुरेटेड वेपर कंडीशन आपकी यहाँ मिलती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, मास ऑफ वेपर जो है वो तो है कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी, ठीक, लेकिन मास ऑफ जो लिक्विड है कंटेंट, उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 0 हो गई है। तो एम वी बाई एम वी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी इसका कहने का अभिप्राय क्या है, 100% ड्राइनेस फ्रैक्शन, x इज इक्वल टू 100। ठीक है ना, परसेंटेज में पूछता है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो होता क्या है, जनरली सैचुरेटेड लिक्विड से स्टार्ट करते हैं, हम शुरू करते हैं यहाँ से सैचुरेटेड लिक्विड से। वो कंडीशन कहाँ मिलती है हमको, बिल्कुल शुरुआत में, कहाँ पे, कुछ यहाँ पे जहाँ मैंने ये रेड सर्कल आपको दिखाया है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या रहता है कि आपका सैचुरेटेड वेपर 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ तो 0 से शुरुआत करते हैं, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम, ये लाइनें कुछ ऐसे रहती हैं इस तरीके से, अलग अलग कंडीशन पे यहाँ मिलता है आपको 0.1, फिर 0.2, फिर 0.3, और बढ़ते बढ़ते जब हम यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू मिल जाती है 1। ठीक है, बीच वाले रीजन के अंदर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेजेंट भी है और लिक्विड भी है, तो वो आपका वेट रीजन कहलाएगा। तो ये 15 सवाल थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, कुछ बहुत ही इजी पूछे थे उन्होंने, कुछ हम अपनी तरफ से आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देंगे अगले वीडियोस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग।